पिछले पार्ट में हम जितना पढ़ पाए थे उससे आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। कल नदी, आकाश, पहाड़, जंगल सभी उस घने कोहरे में खो गए थे, फिर धीरे धीरे परत दर परत उभरते जा रहे थे। यही इंद्रजाल हम आज भी देखना चाहते थे, लेकिन आज रंगमंच सूना था। आज नाटक नहीं खेला गया। हर सुबह सफ़र, हर शाम सफ़र, छेवलिया चल दिए। सरसों के पीले खेत देखकर मुझे बार बार बसोहली शैली के चित्र याद आते थे। इस पीताम्बर धरती को मैं मुड़ मुड़ कर देखता और पीछे रह जाता। छेवलिया के कोटवार ने बड़ी खुशी से हमें अपने घर में ठहरा लिया। कहने लगा, आप अच्छे आए। आज शरद पूर्णिमा है। रात को नर्मदा किनारे हनुमान चौरे पर कीर्तन मंडली जमेगी। सारी रात भजन होगा, आप ज़रूर आइए। रात को यादवेंद्र ने खीर बनाई। शरद पूर्णिमा जो थी, खाकर सो गए। कोई 11 बजे मेरी नींद खुली। यादवेंद्र भी उठ बैठा। हम दोनों हनुमान चौरे की ओर भागे। चांद 16 कलाओं से चमक रहा था। चांदनी कई बार देखी थी, लेकिन आज पहली बार लगा कि चांदनी में अपाद मस्तक डूब गया हूँ। चांदनी मेरे अंतरतम में प्रवेश कर रही है। मुझे लग रहा है रात भर यह ऐसी ही बरसती रही तो सवेरे ज़मीन पर इसकी चादर बिछी मिलेगी। इधर भजन शुरू हो गए थे। बड़ी मस्ती से गा रहे थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई मजीरा, कोई पखावज। गा तो सभी रहे थे। यहाँ कोई नीरा श्रोता नहीं था। उनकी मस्ती मुझे भी छू गई। मेरा हाथ भी उनके लय और ताल के साथ चलने लगा। मैं उनके स्केच उतारने लगा। चांदनी ऐसी जमकर थी कि एक एक रेखा साफ दिखाई देती थी। रात को 1 बजे लौटकर सुबह नर्मदा गए तो चांद अभी डूबा नहीं। मेरा ध्यान उसके धब्बों की ओर गया। मैं उसे गौर से देखने लगा। मुझे वे बड़े भले लगे, मानो चांद के कैनवास पर किसी ने चित्र बनाए हों। चांद अगर सपाट होता तो इसका इतना मोहक न लगता। नहीं तो उसके कलंक नहीं, उसके गुदने हैं। मैं नदी किनारे स्केच कर रहा हूँ, इतने में एक कृषकाय स्त्री नहाने आई। नहाकर उसने पहनने के लिए साड़ी निकाली। वह उसे एक छोर से दूसरे छोर तक बार बार देख गई, लेकिन साड़ी इतनी तार तार हो चुकी थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से पहने। किसी तरह उसने अपनी लज्जा ढकी और चली गई। यह कलंक, मेरा सिर लज्जा से झुक गया। मुझसे स्केच नहीं किए गए। भोर बेला में नर्मदा नदी का पानी सिंदूरी हो गया। वहाँ धूप नहीं पड़ रही थी। वहाँ कहीं नीली, कहीं बैंगनी तो कहीं हरा, दूर भूरा है। अजीब है यह पानी। इसका कोई अपना रंग ही नहीं। यह इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं। यह असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज़ नहीं। यह पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर वज्रनिनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है यह, गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और मुक्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान अवस्थित हो जाते हैं तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत। जीवन दायिनी के वर्ष के रूप में वरदान बनकर आता है तो विनाशकारी बाढ़ के रूप में धारण कर जल तांडव भी रचता है। अजीब है यह पानी। मीठे पानी का श्रेष्ठ सुदीर्घ स्रोत है नदी। हजारों वर्षों से मनुष्य उसकी ओर खींचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को तृप्त करती है। उसके तट पर हमारी आत्मा पल्लवित पुष्पित होती है। हमारी संस्कृति का जन्म होता है। संसार के सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों के कोख में हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। जब गंगा नहीं थी, नर्मदा तब भी थी। आज जहाँ हिमालय है, गंगा यमुना का मैदान है। सुदूर अतीत है, वहाँ उथला समुद्र था। किसी भूकंप ने उस समुद्र को हिमालय और गंगा यमुना के मैदान में बदल दिया। हालांकि इसमें करोड़ों वर्ष लगे। गंगा से नर्मदा पुरानी नदी है और हिमालय के विंध्याचल सतपुड़ा पुराने पहाड़ है। छेवलिया से चले तो नर्मदा जल के एकदम पास वाली पगडंडी पकड़ी। खड़ा किनारा और गहरा पानी। 3 घंटे से 5 किलोमीटर चल पाए थे। सोचा एक कछुआ चाल से तो बियाबान में ही रात हो जाएगी, इसलिए ऊपर की पगडंडी पर आ गए। अब हम पूरे बनवासी हो चले थे। रात दिन से न तो सड़क देखी थी, न साइकिल, न बिजली। अधिकांश गाँव में एक भी दुकान नहीं थी। आधुनिक सभ्यता का स्पर्श इस इलाके में नहीं के बराबर हो पाया था। शाम होने के पहले ही सहजपुरी पहुंच गए। कटारे जी इस गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमें देने के लिए उनका बेटा आटा और चावल ले आया। हमारा आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यदि यहाँ से ना मिलता तो सिर्फ चावल खाकर सोना पड़ता। भिक्षा कभी नहीं ली थी। ना हाँ कहते
बनता न ना। मैंने पांडे जी से पूछा, क्यों भाई, क्या हमें आटा चावल की ज़रूरत है? पांडे जी ने दबी जुबान में कहा, ज़रूरत तो नहीं है, पर दे रहे हैं तो लिए लेते हैं। यादविंद ने पोटली बांधने में देर नहीं की। भिक्षा लेकर हम नर्मदा के तट की ओर बढ़े। वहाँ एक सन्यासी की कुटी थी। रात्रि विश्राम वहीं था। कुटी से सटकर बहता झरना, सुंदर बगिया और सागौन के ऊंचे घने पेड़, आश्रम सा शांत और पवित्र वातावरण मंत्रित हो गया। रात को धूनी के पास सोए, नदी का तट, सघन वन और खुला आवास, ठंड का क्या कहना। जब धूप चढ़ी तो उठे सागौन के बड़े बड़े पत्तों का ओस की बूंदों से गिरने की टप टप आवाज़ मृदंग पर पड़ती थाप जैसी लग रही थी। स्नानादि से निवृत्त होकर आए तो सन्यासियों से बात करने का मौका मिला। बच्चे का मुस्कुराता चेहरा, भोजन बनाने लगे तो मन ना करने पर भी चावल दिए। दोपहर को चले तो काफ़ी दूर तक पहुँच आए। सहजपुरी के उस सन्यासियों को सहज में भुला नहीं सकेंगे। टाटी घाट से घना जंगल शुरू हो गया। पगडंडियों पर इक्का दुक्का आदमी ही मिलता था। मैंने कहा, यार पांडे, यह बियावान तो तुम अकेले जा रहे हो, और कहीं शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पांडे जी ने कहा, मैं तो कुछ करने से रहा, जो कुछ करना है वह शेर ही करेगा। शाम को पाठा पहुँचे। पाठा से पाठशाला थी, वहीं रहे। कुछ दिनों के बाद पक्के मकान में रहने को मिला था। पहली बार डाकघर मिला था, वह शाला के प्रधान अध्यापक के घर में था। हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी। सुबह उठकर नर्मदा तट गए। वहाँ एक झरना नर्मदा में आ मिला। उसके मनभावन प्रपात में स्नान किया। उस दिन वहाँ साप्ताहिक बाजार था। मैंने देखा, गरीब से गरीब ग्रामीण नारी भी चूड़ियाँ खरीदे बिना नहीं रहती। सुहाग और श्रृंगार का कांच की चूड़ियों से बढ़कर सस्ता और सुंदर आभूषण और है क्या। दूसरे दिन घना कोहरा था। सूरज लापता था। फिर निकला भी तो चांद जैसा दूधिया। उधर पश्चिम में चांद कुछ तांबिया दिखा रहा था। नए आदमी के लिए पहचानना मुश्किल था कि कौन चांद और कौन सूरज। मुझे कांगड़ा शैली के वे चित्र याद आए जिसमें कृष्ण ने राधा के कपड़े पहने और राधा ने कृष्ण के। आज चांद और सूरज के आसपास वस्त्र बदल लिए। चांद और सूरज ने आसपास में वस्त्र बदल लिए थे। तीसरे दिन सुबह निकल पड़े। खेतों से धान के विशाल गट्ठर उठाए स्त्रियां आ रही थीं। गांव की स्त्रियों को सिर पर भारी घड़े उठाए नर्मदा की खड़ी कगारों पर चढ़ते रोज देखता था। सुबह 4 बजे चक्की और मुसल चलाते देख चुका था। सोचा था, इन्हें कौन सी विटामिन प्रोटीन मिलते हैं। मैंने मन में कहा, पौष्टिक आहार जरूरी है, पर जो मिले उसे पूरी तरह से वसूल कर लेना और ज़रूरी है। बाढ़ का पानी व्यर्थ बह जाता है। नहर के पानी की हर बूंद खेत में जाती है। दोपहर की बलई नदी, हम उसके सुंदर प्रपातों को काफ़ी देर तक देखते रहे। इस बीच पांडे जी और सूर्यकांत जी कब आगे बढ़ गए कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बलई पार करके मैं यादविंद के साथ आगे बढ़ा। सघन वन और निर्जन पथ। पांडे जी और सूर्यकांत कहीं भटक गए तो बड़ी घबराहट हुई। यादविंद ने रास्ते का निशाना बनाना शुरू किया। आगे जाकर एक ऊंचे टीले पर बैठकर हम उनकी बाट जोहने लगे। कोई घंटे बाद दोनों को सही सलामत आते देखकर हम लोगों को खुशी का ठिकाना न रहा। वे बड़े निशान बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। आगे चलने पर एक गांव दिखने लगा। वह पद्मी था। रात का पड़ाव वहीं था। 10 दिन बाद पक्की सड़क देखी। तार और बिजली के खंभे देखे। यहाँ की पगडंडी नहीं, सड़क ही नर्मदा के किनारे किनारे चलती है। ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़ पगडंडी अब नहीं रही। उसका स्थान ले लिया है पक्की सड़क ने। पगडंडी पर चलने का कौतुक नहीं रहा, उसकी जगह ले ली है सुविधा ने। चिरैया डोंगरी पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। एक होटल के सामने सामान रख कर बैठे। होटल का चूल्हा खाली था। यादविंद ने उस पर खाना बनाया। बाद में शाला का भवन मिल गया। सुबह यादविंद ने नोटिस दिया, राशन खत्म होने को है। पैसे सूर्यकांत के पास ही रहते थे। उसने कहा, पैसे भी खत्म होने को हैं। अधिक से अधिक 2 दिन का राशन खरीद सकेंगे। रसद नहीं रहेगी तो फौज आगे कैसे बढ़ेगी। अभी तक दोनों बार बार दूध पीते थे। बीच बीच में खीर बन जाया करती थी। खोआ भी आ जाया करता था। आज से सब बंद। फिर भी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। चिंता बनी रही। सुबह नर्मदा में नहाते समय पांडे जी कहने लगे, आज नर्मदा मैया कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएं कि 100 रुपये का नोट बहता हुआ चला आए। आर्थिक चिंता सभी को सता रही थी। कहीं सचमुच भिक्षा पात्र लेने की नौबत न आ जाए। चरैवेती। दोपहर के भोजन के बाद पीठ पर बोझ लादे सड़क पर आए ही थे कि बस आकर रुकी और उसमें से उतरे मेरे बहनोई हरिभाई। हमारी यात्रा में वे शुरू से ही दिलचस्पी ले रहे थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हम लोगों का हाल चाल पूछा और मैंने धीरे से कहा, पैसे कम पड़ गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने तुरंत रुपए दिए, पूरे 100 रुपये।
पांडे जी उछल पड़े, कहने लगे, देखिए नर्मदा जी ने हमारी गुहार सुन ली, चिंता दूर हो गई। रास्ते में गर्म पानी का कुंड पड़ा, उसमें स्नान किया और आगे बढ़े। ये रात एक किसान के खेत में बिताई। रात भर नर्मदा की निनाद सुनाई देती रही। दिन में शोर शराबे में एक ध्वनि डूब जाती है, रात की नीरवता में लहराती है। जब कोलाहल नहीं रहता, कलरव तभी सुनाई देता है। यहाँ से फिर पगडंडी मिल गई, नर्मदा तट पर फिर साथ हो गया। सहस्त्रधारा अब अधिक दूर नहीं थी, वहाँ के मंदिर तो दिखाई देने लगे थे। हमारी चाल भी तेज हो गई, मानो किसी अदृश्य डोर से खींचे चले जा रहे हैं। अब हम सहस्त्रधारा के बिल्कुल सामने आ गए। सामने है प्रपातों के गुच्छे। दूध जैसा सफ़ेद पानी पारिजात के पुष्पों की याद दिलाता है। नदी की डाली पर लगे ये प्रपात नदी के पुष्प ही तो हैं। सहस्त्रधारा क्या है? पुष्प वाटिका, सफ़ेद फूलों की प्यारी सी बगिया। हम ठगे से देखते रह गए। आंखें अघाती नहीं, कान थकते नहीं, मन भरता नहीं। सहस्त्रधारा की काजल सी काली चट्टानें इतनी शक्त है कि लाखों वर्षों में पानी थोड़ा सा ही तराश पाया है। नर्मदा यहाँ मूर्तिकार बन गई है। चट्टानों में तरह तरह की आकृतियाँ उकेरी हैं। अमूर्त शिल्पों की विशाल कला विधि है यहाँ। यह कला लाखों वर्ष पुरानी है, फिर भी इसे गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नाम बड़े मज़े से दिया जा सकता है। चलना जरूरी था। मंडला अब भी कोई 6 किलोमीटर दूर था। मंडला में पांडे जी के रिश्तेदार रहते थे। पाठक जी उन्हीं के यहाँ गए, बहुत खुश हुए। कहने लगे, अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहेंगे। नौकर से कहा, बढ़िया भोजन बनाओ रे, ये जंगल में मोटा झोटा खा कर आ रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने क्या खाया है। दूसरे दिन कुछ रंगरेज घाट गए, वहाँ हमें अपनी खंड यात्रा विधिवत समाप्त की। पाठक जी भी किसी तरह आने नहीं दे रहे थे, लेकिन तीसरे दिन बस पकड़ ही ली। नर्मदा का ऐश्वर्य देखते देखते आठों पहर मस्ताना माता रहे। आठों पहर की छाक पीवे की स्थिति हो गई। मन में सुखद स्मृतियों का अंबार लग गया था। घने कोहरे में लिपटी बरह या खेड़ा की रहस्यमयी नर्मदा, शरद पूर्णिमा की भजन मंडली, सहजपुरी का सन्यासी, टाटी घाट का अरण्यक तट, पाठा के बाजार में चूड़ियाँ पहनती स्त्रियाँ, सागौन वृक्षों का एकांत निस्तब्ध वन, सहस्त्रधारा का अजस्र धाराएं, मंडला की घाट यात्रा थी तो केवल 15 दिनों की, लेकिन इन 15 दिनों में हम मालामाल हो गए थे। नर्मदा अपने रूप रंग रस से अभी भी झिलमिला रही थी। तीसरा पार्ट है मंडला से छिनगांव। हमारे मंदिरों की तरह हमारी नदियाँ भी पूर्वाभिमुख हैं। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिमी वाहिनी है। अमरकंटक से निकलकर कर्क रेखा के साथ साथ पश्चिम की ओर चल देती है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है, मानो पानी के भार से नीचे की ओर झुकती है। फिर भी मोटे तौर पर वह सीधे पश्चिम की ओर बहती है, किंतु इसमें एक अपवाद है। अमरकंटक के चलने के बाद डिंडोरा से सीधे जबलपुर आने के बजाय वह दक्षिण की ओर एक बड़ा लपेटा लगाती है। इसे अर्धचंद्राकार के मध्य में है मंडला। मंडला मानो नर्मदा के कानन कुंडल में बसा है। नर्मदा यदि ऐसा ही लपेटा मालवा में लगाती तो इंदौर, और गुजरात में लगाती तो बड़ौदा नर्मदा किनारे होते। इंदौर और बड़ौदा जिस सौगात से वंचित रह गए, मंडला उसे सहज ही पा गया। हमारी पिछली यात्रा जबलपुर से मंडला तक की थी। इस बार मंडला से अमरकंटक तक की है। पिछली बार हम 4 थे, अब 2 हैं, यादविंद्र और मैं। यात्रा पहले से दोगुनी लंबी है और साथी आधे ही रह गए हैं। 10 अक्टूबर 1978 भोर बेला मंडला में निकल पड़े। रात एक गांव में बिताई। दूसरे दिन दोपहर में कछारी पहुंचे। नर्मदा की ऊंची कगार पर कृषक पति पत्नी बैठे थे। हम उनकी ओर बढ़े तो स्त्री ने हाँक लगाई, जूते उतार कर चलो महाराज। हमने चप्पलें उतार ली, उनके पास जाकर बैठे। महाराज हमारी यात्रा के बारे में जानकर वे खुश हुए। दोनों ने कहा, आज यहीं रुक जाइए। मैंने कहा, दिवाली तक अमरकंटक पहुंचना है, जितना आगे बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। पति ने कहा, तब आप बक्सेरा में रुकिए, वहाँ मेरा साढ़ूर भाई रहता है, नाम है मनसुख, उसी के यहाँ ठहरिए। आज दशहरा है, दशहरे का जुलूस देखने मेरी स्त्री मंडला जा रही है, उसी के साथ जाइए। आधी दूर तक आप दोनों का रास्ता एक है, आगे का रास्ता वह बता देगी। घरोबा हो गया। मैंने स्त्री से पूछा, आपने हमें जूते उतारने के लिए क्यों कहा? वहाँ हमारा खलियान है, खेत खलियान लक्ष्मी होते हैं, वहाँ जूता पहनकर नहीं चल सकते। सुनकर अच्छा लगा। वह बात भी करती जा रही थी और सजती भी जा रही थी। पहले पायल पहनी, बड़ी देर तक मांग निकाली, बड़े मनयोग से सिंदूर का टीका लगाया, फिर निकाला पाउडर।
उस सुनसान में पाउडर का डिब्बा देखकर मैं हैरान रह गया। भभूत की तरह पोता, पहले अपनी उसकी त्वचा के ताने बाने भले लग रहे थे, अब पाउडर की मोटी परत में खो गए। सौंदर्य की उपासना हमें कई बार असुंदर की देहरी पर लाकर खड़े कर देती है। बख्शेरी में मनसुख को उसके साढ़ू भाई पर का राम राम कहा तो अब चकित रह गया। सारी बात बताई तो उसने खुशी से अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को सोए तो सिरहाने के पास मुर्गियों का डेरा था। सोचा सवेरे उठने में सुविधा रहेगी, लेकिन प्राणवान अलार्म घड़ी और कहाँ से पाऊँ। यहाँ से मुँह गाँव, वहाँ सामने से बुढ़नेर। नर्मदा में आ मिली। किनारे पर एक बाबा थे। मैंने उनसे पूछा, जब यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो अमरकंटक में पता नहीं कितनी ठंड होगी। उन्होंने कहा, अमरकंटक तो बद्रीनाथ का एक टुकड़ा है। नर्मदा कि किनारे किनारे आगे बढ़े। कई जगह तो खाड़े की धार पर चलने जैसा था। कहीं घनी लतर पतर, समझ में नहीं आता था कि किस लतर को पकड़े और कहाँ से। जैसे तैसे मनोट पहुँचे। वहाँ से लिंगा रात्रि विश्राम भगत जी के घर रहा। सुबह जमीन पर बिछे टेढ़े मेढ़े धुआंधार फीते को देखकर मैं समझ गया कि यह धुआं नहीं, भाप है। और जहाँ जहाँ यह भाप है, नीचे नर्मदा है। सुबह के धुंधलके में भाप की चादर ओढ़े सोई नर्मदा बड़ी मोहक लग रही थी। लिंग घाट में पश्चिम वाहिनी नर्मदा थोड़ी देर के लिए पूर्व वाहिनी हो गई, इसलिए इसकी धारा को यहाँ सूरजमुखी धारा कहते हैं। नर्मदा में ऐसे स्थान बहुत कम हैं। लिंगा से एक सन्यासी का साथ हो गया। एक चादर और मिट्टी के एक पात्र के अलावा कुछ भी नहीं रखते थे। रास्ते में बातें होने लगी तो कहने लगे, अच्छा यह बताइए, स्वाद किस में है, जीभ में या गुलाब जामुन में। मेरे अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने ही दिया। यदि गुलाब जामुन में स्वाद है तो वह तस्तरी में रखे रखे भी स्वाद देगा, और यदि जीभ में स्वाद है तो फिर गुलाब जामुन खाने की ज़रूरत क्या है। दरअसल स्वाद न केवल जीभ में है, न केवल गुलाब जामुन में, दोनों के योग से है। इस प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। सार्थकता दोनों के मिलन में है। क्या बढ़िया बात कही। आगे बढ़े तो कई स्त्री पुरुष मिले। पूछा, कहाँ जा रहे हो। नर्सरी, पौधे लगाने। तो नर्सरी जैसा अंग्रेजी शब्द इस बियाबान तक पहुंच गया। विदेशी शब्दों के जो शब्द हमारी ज़बान पर आसानी से चढ़ जाएं, उन्हें खुशी खुशी से अपना लेना चाहिए। हर भाषा के कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं, सीमाओं को नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। महात्मा, सत्याग्रह, योग आदि हमारे शब्द भी विदेशों में धड़ल्ले से प्रयोग होते हैं। आगे का गांव कौवा डोंगरी है। मोर से मयूर भंज तो सुना था, कौवे के नाम से कौवा डोंगरी आज सुना। दुपट्टा संगम में दो किशोरियां स्नान कर रही थी, बिल्कुल वन देवियां लग रही थी। आगे संगम के निकट ऊंची कगार पर उनके माता पिता बैठे थे। मैंने पुरुष से पूछा, आगे कौन से गांव पड़ेंगे। उसने सोचते हुए कहा, चिमका टोला, पिपरिया टोला, चकदही। दूसरी बात को काटते हुए उसकी स्त्री ने कहा, कुछ पता भी है कि बोले जा रहे हो। चकदही पहले आवेगा, पिपरिया टोला बाद में। उसने कहा, मैं क्या जानूं महाराज, पिपरिया टोला के बाद चिमका टोला। फिर उसकी पत्नी ने टोका, क्या बोल रहे हो, चिमका टोला पहले पड़ेगा। भोले पति ने फिर कहा, मैं क्या जानूं महाराज। इतने में दोनों किशोरियां आ गईं। एक का नाम तो भूल गया, दूसरे का नाम आज भी याद है। सुकर्ती। सुकर्ती यानी सुकीर्ति। कैसा यशस्वी नाम है, लेकिन अधिक सुनाई नहीं पड़ता। नाम सरस और मधुर होते हुए भी चल नहीं पाते। रेवा कितना प्यारा नाम है, बोलने में आसान, सुनने में मधुर, लेकिन चला नहीं। नर्मदा नाम ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। रोज़ सुबह उधर सूरज निकलता, इधर हम निकलते। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी पड़ी, वहाँ बैठे तो नर्मदा की परिक्रमा कर चुके थे। कहने लगे, परिक्रमा में 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं। उन दिनों में अन्न नहीं लेता, कंद मूल फल फूल या दही दूध यह भी मांगता नहीं था। अनायास मिल जाता है तो ही लेता हूँ, यदि ना मिला तो माँ का दूध। इस आदमी की श्रद्धा देखकर मैं चकित रह गया। इसके लिए नर्मदा का पानी माँ का पानी नहीं, माँ का दूध है। नर्मदा की खड़ी चट्टानी कगार में पगडंडी धारे की तरह पतली हो गई थी। हम रास्ते पर चलने वाले तटनट की तरह नपे तुले कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में बर्तन के 2 फेरी वालों का साथ हो गया। टूटे फूटे बर्तन
लेते थे, बदले में गुड़ देते थे। पिपरिया टोला आते ही उन्होंने हाँक लगाई, टूटे फूटे बर्तन, गुड़ के बल्दी गो। एक बैगा के घर हम खाना खाने के लिए रुके। शुरू में उसके परिवार के लोग हमसे सहमे सहमे रहे, किंतु ज्यों ही यादविंद ने स्टोव चालू किया तो पहले बच्चे आए, फिर स्त्रियां आ गई। ऐसा चूल्हा तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। दर्शकों के विस्मय से उत्साहित होकर यादविंद अपने पैतरे दिखाने लगा। कभी आँच को धीमा करता, कभी तेज, कभी पिन की लौ से लौ ठीक करता, कभी पंप से तेज हवा भरता। उसके हर करतब पर भीड़ चकित हो जाती। मदारी जिस तरह बंदर को नचाता है, उसी तरह स्टोव को नचाकर यादविंद ने उस बैगा परिवार का पर्याप्त मनोरंजन किया। शाम को खापा पहुँचे, फेरी वाले आगे निकल गए, सन्यासी पीछे रह गए। हम आश्रय की तलाश में थे कि एक लुहार ने हमें अपने यहाँ ठहरा लिया। मैंने सोचा, इस ठंड में लुहार के घर में बढ़कर रैन बसेरा भला और क्या हो सकता है। भट्टी के पास ही सोए। रात को जो भी उठता कोयले डालकर धौंकनी चला देता। सुबह आगे बढ़े, रास्ते में मैं एक जगह सुस्ताने बैठा। बैठते ही उछला और लाल चींटों ने डंक मारा। गलती मेरी थी, मुझे ही देखकर बैठना चाहिए था। सोचा, अब जब भी बैठूंगा नीचे देखकर बैठूंगा। अब 2 पगडंडियाँ आती हैं तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं। सुनसान इलाके में किससे पूछते। डोकर घाट से निकट सामने जो पगडंडी थी वह अस्पष्ट थी। पहाड़ पर जो जा रही थी वह साफ थी। हम उसी पर चल पड़े। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते चले गए, पर कहीं कुछ नहीं दिखा तो संदेह हुआ, कहीं भटक तो नहीं गए। यादविन ने कहा, आप यहीं पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आगे जाकर पता करता हूँ। बैठने से पहले नीचे अच्छी तरह देख लिया। चींटियाँ तो क्या, चींटी तक न थी। स्केच करने में मगन हो गया, पर कोई 15 मिनट के बाद गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। सोचा दूर बहती नर्मदा का स्वर होगा, लेकिन स्वर तेज होता गया। मेरा ध्यान गया, सामने कुछ नहीं था, पर ज्यों ही ऊपर देखा मेरे छक्के छूट गए। मेरे सिर पर मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं सिर पर पैर रखकर भागा। थोड़ी देर और हुई होती तो वीर गति को प्राप्त भी हो जाता, तो भी दुर्गति अवश्य होती। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसमें मधुमक्खियों का खासा बड़ा छत्ता लगा था। गांठ बांध ली थी कि अब बैठने के पहले नीचे भी देखूंगा और ऊपर भी देखूंगा। अब वह पगडंडी जंगल को जाती थी, इसलिए वापस नीचे उतरे। कुछ दूर झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी, वहाँ से पगडंडी मिल गई। सिलगी नदी को पार करके आगे बढ़े। वहाँ नर्मदा तट के भीमकाय अर्जुन वृक्षों को देखकर चकित रह गए। आगे एक बाबा जी की कुटिया पड़ी, वहाँ से सन्यासी का फिर साथ हो गया। कुटरई में पटेल के घर रहने की व्यवस्था हो गई। बैठे ही थे कि आवाज़ सुनाई दी, टुट्टू फुट्टू बर्तन, गुड़ के बल्दी गो। फेरी वाले फिर आ पहुँचे। आज शरद पूर्णिमा थी, चंद्र के राज्याभिषेक की रात, लेकिन इस वीरान इलाके की टुइयाँ से गांव के किसी ने इसका उत्सव नहीं मनाया। न भजन मंडली, न गीत संगीत। मैं अकेला ही चांदनी में नहाता रहा, देर तक चांद को निहारता रहा। मुझे वह दुर्ग प्रतिमा की तरह जान पड़ा। विधाता इसे आहिस्ता आहिस्ता करके 14 दिनों में गढ़ता रहा। 15वें दिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, फिर अमावस्या को इसे नील गगन में सिरा देता है। सर्जन विसर्जन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। पौ फटते ही चल पड़े। शाम होते ही जैतपुरी पहुंचे। डूबते सूरज की मायावी किरणों से आलोकित छोटा सा गांव के पटेल ने सोने के लिए एक कमरा दिया, लेकिन सन्यासी पैरा बिछाकर बाहर सोए। हमें घर के अंदर कंबल में ठंड लग रही थी, तो बाहर खुले में एक चादर में मजे में सो रहे थे। यहाँ तो फेरी वाले वापस चले गए, सन्यासी आगे निकल गए। कन्हैया संगम हम गोसैया जी के घर रुके। नर्मदा के किनारे किनारे चलने के आग्रह के कारण दूसरे दिन शाम हम ऐसे गांव पहुँचे जहाँ कोई भूला भटका ही जाता था। गांव का नाम था छिन गाँव। गिनती के घर। थक कर इतने चूर हो गए थे कि आगे जाने की हिम्मत न थी। इस गांव में आश्रय देने के लिए कोई तैयार नहीं था। पता चला कि यहाँ के लोग हमें चोर समझ बैठे थे। मैंने बहुत चिरौरे किए, लेकिन किसी ने भी हमें आश्रय नहीं दिया। आखिर एक गरीब दंपति से अनुमति लेकर उसके आंगन में सामान रखा। थोड़ी देर में रात हो गई। गुप्त अंधेरा, अनजान जगह। इतने में 2 आदमी आए। उनके मुंह में शराब की बाश आ रही थी। आते ही हमसे जवाब तलब करने लगे। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। हमने समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। जिसके आंगन में पड़े थे उसे भी आड़े हाथों लिया। ये कौन है तुम्हारे, क्यों हमारे अपने यहाँ जगह दी। रात को अगर कोई वारदात हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हमारा पक्ष लेते हुए घर की स्त्री ने कहा, कोई आ ही जाए तो क्या वो हम उसे भगा दें।
फिर चोर नहीं हो सकते, फिर ये चोर नहीं, चोर इतना बोझ लेकर नहीं चलते। चोर जिस दिन को आकर टोह ले जाते हैं, फिर रात को चोरी करने आते हैं। ये बेचारे तो शाम को आए हैं और जब से आए हैं कहीं नहीं गए हैं। लेकिन ये नशे में, जो नशे में हो उसे कोई समझाए क्या। धीरे धीरे और भी लोग आ गए। उन शराबियों ने ऐसा माहौल बना दिया कि सभी को यह विश्वास हो गया कि हमारे गांव में 2 शातिर चोर आ गए हैं और आज की रात सावधान नहीं रहे तो किसी के भी घर में चोरी हो सकती है। हमारे ऊपर पहरा देने के लिए कुछ लोग वहीं जम गए। ऐसे संदेह और भय के वातावरण में, अनजान जगह, ठंड में, बाहर खुले में सोने का जीवन में यह पहला मौका था। चुप साध कर लेटे रहने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जागते हुए भी हम सोते बन गए। मन में आशंका बराबर बनी रही कि पता नहीं कब क्या हो जाए। चांद निकला तो कुछ हिम्मत बंधी। कोई 2 घंटे बीत गए। नींद तो क्या आती, किसी तरह पड़े थे। तभी हवा में थिरकती हुई मधुर स्वर लहरी सुनाई दी। अद्भुत थी उसकी मिठास, दिव्य था उसका प्रभाव। ऐसे मीठे गीत तो सुनने नहीं थे। कितने स्वाभाविक, कितने सहज, कितने कोमल। एक पल में मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। अवहेलना, अपमान, ठिठुरना, हर चीज़ गायब हो गई। बस रह गए वे गीत, उनकी मिठास। पड़ोस के आंगन में गांव की किशोरियों ने अपने मीठे कच्चे स्वरों में रीना गीत शुरू किए। चोरों के भय से उन्हें सारी रात जागरण जो करना था। हल्की लयबद्ध तालियों के साथ गीत की यह पंक्ति की एक टोली गाती, दूसरी पंक्ति दूसरी टोली गाती। बीच बीच में हंसी ठिठोली और हास परिहास। कितना मधुर, कितना स्वप्निल लग रहा था यह सब। अभिशाप को इस तरह वरदान में बदलते कभी नहीं देखा था। सुनते सुनते कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, छिनगांव से अमरकंटक। सुबह उठे तो बिस्तर ओस से भिगा हुआ था। आश्चर्य की बात का हो रहा था कि ऐसी ठंड में भी नींद क्यों आकर आ गए। मन में रीना गीत के कोमल मृदुल स्वर गूंज रहे थे। उस रात किसी के यहाँ भी चोरी होती तो पकड़े हम ही जाते, लेकिन कहीं से कोई शिकायत नहीं आई तो फिर छिनगांव में छीन भर के लिए भी नहीं रुके। बरछा में एक पेड़ से डाकघर के डिब्बे को लटकती देखा तो उसमें चिट्ठी छोड़ी। वह मिल तो गई, लेकिन बुझे तारे के प्रकाश की तरह घर पहुंचते ही उसने बहुत समय ले लिया। ऐसे मेरे घर लौटने के बाद पहुंची। बरछा से जो पहाड़ लांघा तो सामने नर्मदा। थोड़ा चलने पर जोगी टिकरिया पहुंचे। दूसरे दिन लुकमानपुर। यहाँ इतनी साफ सुथरी कुटी मिली कि 2 दिन रह गए। नदी के पानी लाने के लिए बाल्टी की ज़रूरत पड़ी। पड़ोस में मांगने गया तो घर की स्त्री ने पूछा, आप क्या मूर्ति हैं महाराज? तो अब हम मूर्ति हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा, हम सीधा नहीं, बाल्टी चाहिए। बाल्टी मिल गई। पानी लेकर कुटिया में आया। थोड़ी देर में एक ग्रामीण आकर कहने लगा, पहले इसमें एक पगली रहती थी, कुछ दिनों में कहीं चली गई है। दरवाज़ा खुला देखा तो सोचा कहीं वापस तो नहीं आ गई। पहले तो पगली शब्द सुनकर चौंका, लेकिन बाद में सोचा कि पागलपन का कुछ झोंक हमारे अंदर भी ज़रूर होगा, नहीं तो घर की सुख निंदिया छोड़कर पहाड़ जंगल की खाक क्यों छानते फिरते। रात को नर्मदा की मर्मज्ञ ध्वनि बराबर सुनाई दे रही थी। प्रायः हर रात कलकल बहती नर्मदा का रव सुनाई देता। दिन में वह भले ही नर्मदा हो, रात में रेवा है। दिन में वह दृश्य है तो रात में श्रव्य है। उसके पार है ढिंढोरा, बड़ा सा कस्बा। आज रविवार है, यहाँ के साप्ताहिक बाजार का दिन। अनेक ग्रामीण नर्मदा को पार कर वहाँ बाजार करने जाएंगे, शाम को लौटेंगे। उनका यह पैदल नदी पार करना मुझे बड़ा भला लगता था। इसे आज जी भर कर देखूंगा। सुबह से ही बैठ गया। शुरू में तो छिटपुट लोग आते रहे, लेकिन दोपहर को तो मैं तांगा लग गया। इससे पहले वे माँ नर्मदा को प्रणाम करते, इसके बाद पानी में उतरते। मुख्य धारा में आने पर सिर की गठरी या गोद का बच्चा संभालते, कांवर का संतुलन ठीक करते और एक दूसरे का हाथ थाम कर उसमें उतरते। पानी गहरा नहीं, लेकिन प्रवाह तेज है। नीचे के पत्थर उबड़ खाबड़ है और काई के कारण पैर फिसलते हैं। बहुत संभाल कर पार करना होता है। किसी से पूछा, यह पैदल पार करना कब शुरू होता है? बरसात के बाद मटमैला पानी साफ होता है तभी से। आगे के रास्ते के बारे में पूछने पर बताया, आप सोचते होंगे ज्यों-ज्यों अमरकंटक पास आता जाएगा पहाड़ और जंगल घने होते जाएंगे, लेकिन है इसका ठीक उल्टा। अब न तो जंगल है न पहाड़। हाँ, आखिरी बिन अमरकंटक की चढ़ाई जरूर चढ़नी होगी।
भिनसार होते ही चल पड़े। रामघाट के प्रपातों को देखकर सहस्रधारा का स्मरण हो आया। अंतर यह है कि सहस्रधारा के प्रपात दूर तक बगरे हैं, जबकि यहाँ के प्रपातों का रिवर एक ही जगह इकट्ठा हो गया। थोड़ी घोड़े के टाप के आकार की एक विस्तृत सपाट चट्टान की असंख्य जलधाराएं गिरती हैं। मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह नर्मदा ने यहाँ अपनी जलधाराएं फैला दी हैं। वैसे प्रपात बहुत छोटे हैं, इक्के दुक्के होते हो तो शायद ध्यान भी न जाता, पर ये तो हैं दल के दल, झुंड के झुंड, मृग छौना की तरह। ये लगता है इन्हें गोद ले लूं, सहला लूं, फिर कुलाचे भरने के लिए छोड़ दूं। यहाँ से चलते समय अचानक मेरा ध्यान आकाश की ओर गया और मैं ठिठक गया। देखा भरी दोपहरी में चांद धुंधला और क्षितिज के पास, लेकिन मैदान में डटा हुआ। सूरज को यह दमखम कहाँ से कि आधी रात को दिखाई दे। चांद रमता जोगी है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। रात को गायब और दिन में हाजिर, कभी पूर्ण कुंभ सा भरा पूरा, कभी रेखा सा महीन। उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी सवेरे डूबता और शाम को निकलता तो कभी शाम को डूबता सवेरे निकलता। दिक काल के बंधन से परे जान पड़ता है यह चांद। हमारे जीवन में सूरज का अनुशासन भी हो तो चांद का स्वर बिहार भी हो, नियम का कठोर पालन हो तो मौज मस्ती की गुंजाइश भी हो। शाम को दूधी संगम पहुँचे। यहाँ एक बैगा वृद्ध ने परकम वासियों के लिए कुटी बना रखी है, उसी में रहे। वृद्धा के साथ ही उसकी नातिन, कोई 10 वर्ष की बालिका। आसपास और कोई घर नहीं। इस निर्जन एकांत में उसका कोई हमजोली नहीं। अकेली गुमसुम बैठी रहती थी या किसी काम में लगी रहती थी। हंसने खेलने की उम्र में ही कैसी गंभीर हो उठी। किसी प्राचीन कहानी के अभिशप्त बालिका से उस बच्ची का विशाल व उदास आदिवासी चेहरा आज भी भुलाए नहीं भूलता। सुबह नर्मदा की बाकी चितवन देखते हुए आगे बढ़े। शरद ऋतु के आकाश के में सफ़ेद बादलों की झुरमुट नज़र आने लगी। उनकी परछाइयाँ मानो धरती को बुहार रही हों। एकाकी निर्मल पंथ। गांव भी पड़ते तो नाम मात्र के, 15-20 घर यहाँ, 10-5 घर वहाँ, बस हो गया गांव। इसे टोला कहते हैं। खेतों की जुताई बुआई हो रही है। कभी कभी सिर पर मटकी लिए खेतों की ओर जाती ग्रामीण स्त्रियाँ दिखाई पड़ जाती हैं। दोपहर को बीजपुर पहुँचे। एक किसान की पर्ची में खाना बनाने के लिए रुके। यादविंद खाना बनाने लगा। मैं थका सा लेट गया। सोकर उठा तो तेज बुखार लिए। पिछले कुछ दिनों में हम दिन भर चलते रहते थे, इसी थकान से बुखार था वह। रात वहीं रहना पड़ा। खाना नहीं खाया, दूध पीकर सो गया। सुबह उठा तो बुखार चला गया था, लेकिन कमज़ोरी काफ़ी आ गई थी। पर ज्यों ही साथ में रखे तिल के लड्डू खाकर पानी पिया, हिम्मत बंधी, बोझा लादा और आगे बढ़ गए। वसंतपुर होकर कंचनपुर। पिछले कुछ दिनों से हम शहडोल जिले में चल रहे थे। यहाँ के निवासियों की साहित्यिक रुचि की दाद देनी होगी। गांव के नाम हैं वसंतपुर, कंचनपुर, चंदनघाट, कस्तूरी। तहसील का नाम है पुष्पराजगढ़। कंचनपुर के ठहरने की व्यवस्था हो पाएगी, इसमें संदेह था। तो पास के गांव में एक लड़के ने कहा, आप चिंता न करें, यहाँ व्यवस्था होगी तो ठीक है, वरना मैं आपको गांव ले चलूँगा। बहुत बड़ा गांव है मेरा, 27 घर हैं वहाँ, पर यहाँ व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन एक फेरी वाले के साथ हो गया, उसके साथ एक स्त्री भी थी। दोनों बिलासपुर जा रहे थे। आज वहाँ साप्ताहिक बाजार था। फेरी वाला कपड़े की दुकान लगाएगा और स्त्री चूड़ियों की। हम चले तो भीमकुंडी जाने के लिए, लेकिन देहात का हाट देखने की इच्छा में इनके साथ हो लिए। लेकिन वे बहुत तेज़ चलते थे, आगे निकल गए। हम तीसरे पहर पहुँचे। आज 20 किलोमीटर चले थे। परसों बुखार के कारण 10 कदम चलना मुश्किल था। आज एकदम से 20 किलोमीटर। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का एक ऐसा गुप्त भंडार होता है जो खास मौके के लिए सुरक्षित रहता है, ऐन मौके पर हाजिर होता है और हमारी भरपूर मदद करता है। शक्ति का यही संचित कोष आज मेरे काम आया। छोटा सा गांव बिलासपुर, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा, हरियाली में डूबा। लेकिन कैसा बाजार! कपड़ों के चार दुकानें छोड़ दे तो पूरे बाजार में 500 रुपये का भी माल नहीं था। सुबह चल दिए। ऊंची पहाड़ी पर से भीमकुंडी दिखाई देने लगा। नीचे के खेतों में कुहासा उठ रहा था और लहराती बदली सा फैल रहा था, मानो पृथ्वी के थाल से धूप का धुआं उठ रहा हो। नर्मदा दिन पर दिन छोटी होती जा रही थी। भीमकुंड की शिशु नर्मदा को देखकर चकित रह गए। इसे पार करने में आधा मिनट भी न लगा। पानी में घड़ा मुश्किल से डूबता था। समझ गए कि हम अमरकंटक ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम बहुत सावधान होकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नर्मदा को झरना समझकर पार कर बैठें। रात घुघुआ में रहे। यहाँ से जंगल विभाग की कच्ची सड़क मिल गई।
पहाड़ की तलहटी का शाल वन में से जाती है। फरी सेमर में एक बैगा के छिनगांव से अमरकंटक घर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिली। बैगा स्त्रियों के शरीर में से गुदने छलक रहे थे। दमगढ़ के मेकल पर्वत से नर्मदा को मानो अपनी भुजाओं से उठा लिया। यहाँ के अमरकंटक की चढ़ाई शुरू हो गई। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से होते हुए 2 घंटे में हम ऊपर आ गए। छोटा सा मैदान पार करके थोड़ा उतरे तो कपिलधारा पहुंच गए। कपिलधारा प्रपात बाहुल्य नर्मदा का सबसे पहला और सबसे ऊंचा प्रपात। नीचे उतरकर प्रपात के पायताने खड़े होकर हम इसे आपाद मस्तक देखने लगे। प्रपात से उठती हुई झंकार में ध्वनि घाटी को थपथपा रही थी। नीचे नदी की तेज धारा चट्टानों से भागती चली जा रही थी। हम श्रद्धावनत यह देखते रहे। सहसा मैं जोर से चिल्लाया, नर्मदा! समूची घाटी में प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर आया, हाँ। कुछ लोग प्रपात के पीछे खड़े थे। नीचे जहाँ पानी गिरता है वहाँ खो है, इसलिए प्रपात के पीछे जाया जा सकता है। चारों ओर दर्शक बीच में प्रपात देखने के लिए। ऐसी सुविधा बहुत कम प्रपात देते हैं। नीचे जाकर दूधधारा भी देखा है। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य इतना भाग गया कि रात यहीं रह गए। सुबह नहा कर चले। अमरकंटक में कल्याण दासी के आश्रम में रहे। सामान रखकर नर्मदा कुंड गए। कुंड को देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए कि 2 बूंद छलक गए। आखिर हम नर्मदा के उद्गम तक पहुँच ही गए। तीसरे दिन दिवाली थी। हमने दिवाली यहीं मनाने का निश्चय किया। कल्याण दासी ने अपने आश्रम में बड़े प्रेम से रखा। लाखों की लागत से आश्रम बना था, लेकिन खुद केवल लंगोटी पहनते थे। कहने लगे, यह लंगोटी तो मेरी जागीर है। कई वर्ष हिमालय में रहे। नर्मदा परिक्रमा तो कब की कर चुके थे। 3 दिन तक उनका स्नेह पगा आतिथ्य पाते रहे। दिवाली की रात को नर्मदा कुंड में दीप छोड़ रही थी। अंधेरी रात में कुंड में झिलमिलाते दीपों का केसरिया उजाला मैंने देर तक देखता रहा। आखिर मुझसे रहा न गया और एक स्त्री से एक दिया मांग लिया और अपने हाथ से जलाकर कुंड में छोड़ दिया। फिर मन ही मन बोला, माँ नर्मदे, तेरी पूजा में एक दीप जलाया है, बदले में तू भी एक दीप जलाना। मेरे हृदय में बड़ा अंधेरा है, वहाँ किसी भी तरह जाता नहीं। तू दीप जला दे तो दूर हो जाए। इतना भिक्षा मांगता हूँ माँ, तो दीप जलाना भला। अमरकंटक से डिंडोरी पार्ट 5। कोई 6 महीने के बाद हम पुनः अमरकंटक के नर्मदा कुंड के सामने खड़े थे। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वो स्थान है जहाँ पहाड़ के कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू होता है। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पे आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चल रहे थे, आज से संगम की ओर चलेंगे। कोई 2 घंटे की कपिलधारा पहुँचे। अधिकांश परकमवासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडोरी निकल जाते, लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। पर कपिलधारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं जाती। बहुत चिरौरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन में सांप बिच्छू नदी में आ जाते हैं, वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं। सामने की गहरी घाटी को देखकर वैसे ही डर लग रहा था। लोगों ने बहुत डरा दिया, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग। इसी घाटी में से चाहे जो हो, रक्षा करना माँ। एन कपिलधारा के नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरते प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहीं भी ठंडक भागती होगी। दूधधारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कि कहीं कहीं से बढ़ें। गिरते पड़ते, उतरते चढ़ते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल लेते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलम्ब करना नहीं चाहते थे। विलम्ब नर्मदा में भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़ गए थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। हम समय ज़्यादा लगेगा, फिर भी तीसरे पहाड़ तक तो उतर ही जाएंगे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे।
आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और सकरी घाटियों से भी बहती हुई तलवंगी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ी खत्म होने को है, मैदान आ गया है। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को बनक्षादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सोढ़ा पहुँचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती थी। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ। ऊपर कुंड के घोंसले के में अंडे की तरह अवतरित हुए हैं। अंडे में से बाहर तक यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किंगरगी गांव है, वहाँ एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे गांव बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, मेरे घर पे ठहरिए। उसके घर पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो वहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी में घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया गया था। 2 साल पहले उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता था, ऐसा रिवाज है यहाँ। सो चमेली के बेल के साथ आम का विवाह रचाया गया। पंडित जी आए, विधिवत विवाह हो रहा था। हम सब रसपूर्वक देख रहे थे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। गार कामट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी। सब भी शामिल हुए थे। भंवरे पड़ रही थी। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो हल्का मच गया। सभी दसी जो दे रहे थे। एक मजे की बात यह थी कि यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भांवरे लड़की के घर में पड़ती थी, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने मिला। नर्मदा के 20 प्रपात में सबसे लहुरा कोई 1 मीटर ऊंचा, पानी के पथरीले पाट को काट छाँट कर खोखला बना दिया था, मानो नदी में कोठियाँ बनी हो। इसलिए इसका नाम कोठी घूघरा या घूघरा पानी प्रपात यानी प्रपात। श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे हैं। दिवाली के समय जब सामने से तट चले तब कैसी हरियाली थी, उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसलिए बड़े सवेरे चल देते हैं। 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते हैं। अगला पड़ाव बंजर टोला, इसके बाद सिंवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आ मिलती है। संगम पर बने मंदिर में रह रहे बढ़िया व्यवस्था हो गई। यहाँ एकांत भी मन छू गया, तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर के सामने एक पगडंडी से बारातें निकल रही थीं। घोड़े पर कच्ची उम्र के दूल्हा दुल्हन बाजे गाजे के साथ पैदल चलते बाराती एक बारात तो उस पार चली गई, लेकिन अल्हड़ किशोरी दुल्हन नर्मदा के शीतल जल को पाकर लगी उसके साथ खिलवाड़ करने। वह भूल गई कि वह दुल्हन है। 2-3 हम उम्र सहेलियों के साथ पानी में खिलवाड़ करती रही। मुश्किल से गई। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में।